नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 दिसंबर 2025। आज हम पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरूरी दिशा निर्देशों से लेकर संसद में पेश हुए एक नए बिल और हाई कोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों तक काफी कुछ है जिस पर बात करनी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इन कानूनी डेवलपमेंट्स का हम पर क्या असर पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही, मैं कहूंगी, मानवीय और जरूरी फैसले से। कोर्ट ने विकलांग कैदियों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, ये जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का फैसला है और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? जैसे क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, मतलब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्हीलचेयर फ्रेंडली जगह और शौचालय बनाने होंगे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अधिकारों पर आधारित सुरक्षा की बात करता है। ये कैदियों को केवल अपराधी के तौर पर नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में देखता है जिसके कुछ मौलिक अधिकार हैं, चाहे वे जेल में ही क्यों न हो। बिल्कुल। और इसे अगर हम सीजीआई सूर्यकांत द्वारा पंजाब में शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े जेल पुनर्वास और कौशल विकास मिशन से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। मतलब एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है। सही बात है। न्यायपालिका जेलों को केवल सजा काटने की जगह से बदलकर सुधार गृह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। अब एक ऐसे फैसले की बात करते हैं जिसका असर लगभग हर नौकरी पेशा व्यक्ति पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने माता पिता के पक्ष में किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का नॉमिनेशन शादी के बाद अमान्य हो जाता है। हाँ, ये फैसला कानूनी उत्तराधिकार के सिद्धांतों को मजबूत करता है। कानून ये मानता है कि शादी के बाद आपका जीवन साथी, मतलब आपका स्पाउस, प्राथमिक आश्रित बन जाता है। तो इस मामले में कोर्ट ने क्या किया? इस खास मामले में कोर्ट ने मृतक कर्मचारी की मां और पत्नी के बीच पीएफ की राशि को बराबर बांटने का आदेश दिया। लेकिन जो कानूनी सिद्धांत है वो एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। इससे तो वो अनगिनत विवाद सुलझेंगे जो परिवारों में ऐसी दुखद घटनाओं के बाद होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारे भविष्य के विवादों को रोकेगा। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से आया है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। जी, कोर्ट ने कहा है कि यौन इरादे से किसी बच्चे का हाथ पकड़ना और उसे पैसे की पेशकश करना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला माना जाएगा। जी, और ये पोक्सो अधिनियम की एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं व्यापक व्याख्या है। व्यापक कैसे? ऐसे कि ये दिखाता है कि अदालतें केवल गंभीर शारीरिक हमले को ही नहीं बल्कि यौन इरादे से की गई किसी भी हरकत को गंभीरता से ले रही हैं। मतलब इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्शन से भी। आपने सही पकड़ा। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढाल को और मजबूत करता है। चलिए अब शासन और राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों पर आते हैं। और एक ऐसी खबर है जो शायद हमारे काम करने का तरीका ही बदल दे। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया गया है। हाँ, और इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने बॉस के फोन या ईमेल का जवाब न देने का कानूनी अधिकार मिल सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अगर ये कानून बनता है तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन क्या इसे लागू करना प्रैक्टिकल है? देखिए, चुनौतियां तो होंगी, खासकर सर्विस इंडस्ट्री और स्टार्टअप कल्चर में। हाँ, जहाँ काम के घंटे तय ही नहीं होते। सही बात। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्पादकता और कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, ये देखना होगा। शासन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जस्टिस मनमोहन ने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लोकतंत्र का सुरक्षा कवच बताया है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये टिप्पणी प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में है, जिसने ये स्थापित किया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है ना। जी, और ये टिप्पणी आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। प्रासंगिक कैसे? ये हमें याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की शक्तियां भी असीमित नहीं है और वो न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। अब कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन काफी चर्चा में है। हाँ, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। पूरे भारत में हजारों यात्री परेशान हुए। और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि सीजेआई से इस राष्ट्रव्यापी अराजकता पर स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की गई है। तो ये सिर्फ एक ऑपरेशनल विफलता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। यात्रियों के अधिकार,
एयरलाइन की जिम्मेदारी और नियामक मतलब रेगुलेटर की भूमिका, ये सभी यहाँ दांव पर हैं। और ये मामला भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। सही कहा आपने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा एक मामला भी है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए एक ट्वीट के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाँ, और ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के बीच की उस महीन रेखा का उजागर करता है। मतलब कहाँ पर आलोचना खत्म होती है और कहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए खतरा शुरू होता है। बिल्कुल, अदालतें अक्सर यही देखती हैं। इस तरह के मामलों में अक्सर अलग अलग व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए अब संक्षेप में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे को महाराष्ट्र का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। एडवोकेट जनरल, ये राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दूसरी खबर केरल से है। 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है। हाँ, जिसमें अभिनेता दिलीप भी एक आरोपी हैं। काफी समय से ये मामला चल रहा है। और तीसरी खबर अहमदाबाद से है। एक 96 वर्षीय व्यक्ति की कानूनी लड़ाई ने नगर निगम की एक बड़ी गलती को उजागर किया है। जी, ये एक हेरिटेज संपत्ति से संबंधित मामला है। ये खबरें भी कानूनी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, है ना? बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, दूसरी ओर सालों से चल रहे आपराधिक मामलों का अंजाम, और तीसरी ओर एक आम नागरिक की अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई। ये दिखाता है कि कानून हर स्तर पर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सही बात है। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की कुछ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कानूनी खबरें। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट कैदियों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के नियमों को नई दिशा दे रहा है। वही हाईकोर्ट्स कानूनों की नई व्याख्या कर रहे हैं और संसद में नए अधिकारों पर बहस हो रही है। ये सब दिखाता है कि भारत की कानूनी व्यवस्था कितनी गतिशील और वो कहते हैं ना, जीवंत है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर रही है, राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे अधिकारों के कानूनी परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ काम के घंटों तक सीमित होना चाहिए या इसमें डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का एक व्यापक अधिकार भी शामिल होना चाहिए? एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी कानूनी विश्लेषण के साथ। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।